नमस्कार बा प्रणाम बा। हमार नाम उज्जवल निमल पड़ी और आज एगो ऐसा शख्सियत के साथ रूबरू करा रहल बानी जो प्रशांत किशोर के पार्टी से जुड़ी हुई हैं और पूर्व में पप्पू यादव के पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रह चुकी है। राजनीतिक इनका स्नेह जो है राजनीतिक सेक्टर में हमेशा महिलाओं के लिए उत्थान करती है। महिलाओं को जागरूकता के क्षेत्र में महिला कैसे सशक्त हो, महिला कैसे आगे बढ़े, हमेशा आगे रहती है महिलाओं को लेकर। परिचय की कोई मोहताज नहीं है, छपरा जिला से ही रहती हैं और छपरा के लिए बेहद अच्छा सोचती हैं। और प्रशांत किशोर की जब से पार्टी से जुड़ी है तो जन स्वराज के पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा कार्य भी कर रही हैं। स्वागत है, हमारा छोटा सा परिचय दर्शकों को दीजिए। नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत आभार और आप लोग आए हमारे पास। मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम आरती साहनी हुआ, सारण जिला से ही बिलोंग करती हूँ और पूर्व में मैंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा है 24 का और पप्पू यादव की पार्टी से मेन बॉडी से जिला अध्यक्ष रही हूँ और अभी प्रशांत किशोर जी की पार्टी से प्रदेश कार्य समिति की मेंबर हूँ। अच्छा, क्यों पप्पू यादव के पार्टी छोड़कर प्रशांत किशोर की पार्टी में आप आई? जन स्वराज पार्टी क्यों ज्वाइन की? क्या कारण हुआ कि प्रशांत किशोर आपको अच्छा लगा? देखिए, बात ऐसा है कि पप्पू यादव की पार्टी उनकी सोच अच्छी थी, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद मुझे ये सुनने को मिला कि वो विलय करना चाहते हैं कांग्रेस में। तो मुझे मेरा अस्तित्व मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप विलय करेंगे तो जन अधिकार पार्टी का पूरा खत्म हो जाएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा। उस समय आप केवल कांग्रेस के मेंबर कहलाएंगे, तो वो मुझे पसंद नहीं था। तो विलय होने की वाली बात पे ही मैंने पार्टी को छोड़ा और प्रशांत किशोर जी की पार्टी को ज्वाइन करने का मेरा मुख्य कारण ये रहा कि मेरा खुद का जो मैनिफेस्टो था चुनाव में, उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रशांत किशोर की बातों में उभर कर आई और जब वहाँ से मुझे ऑफर मिला पार्टी ज्वाइन करने का तो मैंने सहज उस ऑफर को स्वीकार कर लिया कि जिस तरीके से उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन की जो बात कही है ये मुझे सबसे बेहतर लगा, क्योंकि आज की डेट में जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं उनमें परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है और यही मुख्य कारण रहा मेरा जन स्वराज को ज्वाइन करने का। क्या लगता है प्रशांत किशोर 3 वर्षों से बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं, बिहार में पब्लिक संवाद कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, डिजिटल पे अपनी बातों को रख रहे हैं, मोदी नीतीश को हटाने की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्या प्रशांत इस बार आ पाएंगे? जो तमाम सोशल मीडिया की सुर्खियों में जिस तरीके से प्रशांत किशोर छाए हुए हैं। देखिए, प्रशांत जी जितनी मेहनत कर रहे हैं, अभी तक किसी भी पार्टी ने चुनाव से पहले या काफी पहले, जैसे कि अभी तो पार्टी तो अभी अभी बनी है, इसके पहले से वो मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाना, उनके बारे में समझना, उनकी परेशानियों को समझना, उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई और तब पार्टी के माध्यम से वो लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अन्य पार्टियों ने इतना नहीं किया, केवल एक नाम हो गया राष्ट्रीय पार्टी और उस पार्टी के आधार पे केवल उनका नाम से ही, पार्टी के नाम से ही प्रत्याशी को लोग वोट देते हैं। लोगों के पास जब मैं जाती हूँ तो लोगों का यही कहना होता है कि कोई विकल्प नहीं है, हम क्या ही करें, या तो लालू को देंगे या नीतीश को देंगे या बीजेपी में देंगे, तीसरा कोई यहाँ पे है ही नहीं जिसको हम लोग मैंने उनको वोट कर सकें। तो इस बार सभी लोगों का यही कहना है कि एक विकल्प मिला है हमें और इस विकल्प में इतना जोरदार हमें ऑफर मिला है, जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए। सबसे बड़ी बात तो शिक्षा की है कि जहाँ शिक्षा की कमी होती है ना, वहाँ पे आपको कोई भी कुछ भी आपसे करवा सकता है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप पहले समझेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही कुछ करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ शिक्षा को एकदम इतना स्तर गिरा दिया गया है पूर्व के पार्टियों ने कि बहुत सारे बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ अपने टैलेंट होने के बावजूद भी
अच्छा रिजल्ट्स आने के बाद भी उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। तो शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा में जो व्यवस्था परिवर्तन की बात प्रशांत जी कहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। शिक्षा में व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा, महिलाओं के लिए जो स्वावलंबी बनने का जो उन्होंने मौका दिया है, ये एक बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं हमेशा से महिलाओं के प्रति मैं हमेशा से जागरूक रही हूँ। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर एक चीज पे उन्हें आवाज उठाने के लिए मैं प्रेरित करती आई हूँ, और इसी बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, जिसके वजह से मैं अभी प्रशांत जी के सपोर्ट में हूँ, और कोशिश करूंगी कि उनको पूरा सपोर्ट मिले सभी जनता से, और जनता से भी निवेदन करूंगी कि आप प्रशांत जी को एक मौका जरूर दीजिए। एक मौका किसी को भी मिलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप मौका देंगे नहीं, उसे परखेंगे नहीं, तो आप जान नहीं पाएंगे कि वो इंसान है कैसा। अच्छा, आपने एक बात कहा कि शिक्षा, क्या नीतीश कुमार ने, लालू जी तो चरवाहा विद्यालय चालू किया, नीतीश कुमार ने जो शिक्षा के, जो महिलाओं को आरक्षण की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने जो जीविका की बात किया, जीविका भी लाए, नीतीश कुमार ने जो महिलाओं को जो पेंशन की बात की, पेंशन भी दिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार में जितना भी योजनाएं हैं, शिक्षा का भी बहाली हुआ, तमाम सेक्टरों में, स्वास्थ्य में बहाली हुआ, तमाम जगह बहाली हुआ, तो क्या कहेंगे कि आखिर प्रशांत आएंगे तो ये काम करेंगे? तो सारे काम तो नीतीश कुमार ने कर डाला है, प्रशांत की क्या खासियत है कि प्रशांत आएंगे तो ये बेहतर कर पाएंगे? क्या नीतीश कुमार ने शिक्षा नहीं दिया? यहाँ पे भी तो, बिहार में भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, तमाम संस्थाएं यहाँ पे खुल रही है, शिक्षा के एकदम रोड से लेकर सड़क से लेकर स्वास्थ्य तक तमाम व्यवस्था बेहतर है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि प्रशांत आएंगे तो ठीक हो जाएगा? देखिए, ये सही है कि नीतीश कुमार जी ने शिक्षा के लिए बच्चियों को साइकिल दिया, स्कूल में अच्छी व्यवस्थाएं लगाई, लेकिन वो व्यवस्थाएं सही तरीके से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, इस पे उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। बच्चियों को साइकिल के लिए उन्होंने पास कर दिया, योजना पास कर दी, और बच्चियों को साइकिल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बच्चों एमडीएम का जो उन्होंने ये बनाया, रूल बनाया, क्या एमडीएम में ये खाने मिलना चाहिए, बच्चे को मिलना चाहिए, तो बच्चे वहां स्कूल में आते हैं केवल भोजन करने के लिए, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि स्कूल जाओगे तो भोजन मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, ये कभी नहीं कहा जाता है। आज के दौर में जो शिक्षक जाते हैं बच्चों का एडमिशन कराने के लिए, अपने स्कूल में उन्हें लाने के लिए, तो वो जाते हैं तो वहां पे ये नहीं बोलते हैं जाके कि आप हमारे स्कूल में बच्चों को भेजिए, वहां पे अच्छी शिक्षा मिलेगी। वो ये बोलते हैं कि एक टाइम का खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, खिचड़ी मिलेगा, ये सब मिलेगा। तो बच्चों के दिमाग में बैठा दिया गया है कि उन्हें भोजन करना है, और बच्चे आते हैं और इसी फिराक में रहते हैं कि भोजन कब पकेगा, कब हम खाएंगे और कब हम घर जाएंगे। भोजन पका, खाना खाया और अपने अपने घर। आगे का क्लास में क्या पढ़ाई होगी, इस पे उनका ध्यान नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो कॉन्शियस हैं, जो चाहते हैं कि मैं पढ़ूं, अच्छी शिक्षा लूं, वो रुकते हैं, बाकी सारे बच्चे चले जाते हैं। यहाँ तक कि गार्जियंस खुद आते हैं, अगर बच्चे नहीं आते हैं तो वो बच्चे, गार्जियंस आते हैं कि आज मेरा बच्चा नहीं आया, उसका खाना दीजिए। तो ये समझना पड़ेगा गार्जियंस को भी कि बच्चों को हमें स्कूल पढ़ने के लिए भेजना है, न कि केवल भोजन करेंगे। भोजन तो वो अपने घर में भी करते हैं ना, एक टाइम का भोजन खाने से तो उनका जीवन चलने वाला है नहीं। लेकिन अभिभावकों का बात करें, पिछड़ा अति पिछड़ा में तो सरकार कर रही है कि उनके लिए मैं कितना योजना लेकर आया हूँ। पिछड़ा अति पिछड़ा में तो नीतीश कुमार ने बहुत सारा काम किया है। शिक्षा की आप जब बात कर रही हैं, स्वास्थ्य में हमारे, तो स्वास्थ्य में भी तो पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए बहुत सारा काम करे नीतीश कुमार जी ने। तो कौन से विभाग जो लोग हैं कि जो जाते हैं विद्यालय में, कहते हैं कि हमारे बच्चों का खाना दे दो? देखिए, ये ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ भी जो भी स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में आप एक बार, आप चूंकि पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, गरीबी वहीं पे ज्यादा है, शहरी क्षेत्र में नहीं है। शहरी क्षेत्र के गार्जियंस ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ गरीबी है तो वहां पे लोग ये चाहते हैं कि जितना ज्यादा हो सके हमको मुफ्त में लेने की, चूंकि दे रहे हैं मुफ्त में हर चीज। 4 किलो राशन दे रहे हैं, तो क्या 4 किलो में आप ही बताइए कि 10 परिवार का, अगर 10 लोगों का परिवार है तो उसमें 4 किलो राशन में उनका पूरा परिवार खा लेगा? भरपेट नहीं खाएगा ना। तो मुफ्त आप क्यों दे रहे हैं? मुफ्त देने का मतलब यह हो कि मुफ्त खोर बना रहे हैं आप। मुफ्त में खाने की आदत जिनको लग जाती है तो फिर वो मेहनत नहीं करना चाहेंगे। और जो मेहनत कश लोग होते हैं ना, उनको मेहनत का जब मर्म समझ में आता है ना कि हम मेहनत करके 1 रुपया भी कमाना एक बहुत बड़ी बात होती है,
तो जो मेहनत करके कमाते हैं तो उस 1 रुपए को खर्च करेंगे ना तो बहुत सोच समझ के खर्च करेंगे, कहाँ कैसे करना है। तो जो बच्चे को स्कूल में, जो मेहनत करने वाले लोग हैं जो अपने बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं, तो वो ये सोचते हैं ना, इसलिए भेजते हैं बच्चों को स्कूल में कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ अपने बच्चों को पढ़ा दूं तो मेरे बच्चों को उतना मेहनत ना करना पड़े, कम मेहनत में ही उनको अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी जगह वो काम करने लगे। जहां तक आपने कहा स्वास्थ्य की बात, तो हाँ बहुत सारी योजनाएं निकाली है उन्होंने। एएनएम बहुत सारा स्कूल खोल दिया, बहुत सारे बच्चियों को एएनएम का शिक्षा मिला, ये आंगनबाड़ी खुल गया, लेकिन वहां पे कितने प्रतिशत जो हैं ओबीसी के और एससी एसटी के लोग वहां पे हैं। आपने कहा जैसे कि एससी एसटी और ओबीसी के लिए उन्होंने खाता ये करवाया, ये सारी चीजें बनवाई हैं, तो उनको कितने प्रतिशत लोग वहां पे भर्ती हुए हैं? कोई नहीं, आप जाके सर्वे कर सकते हैं। वहां पे जितने सवर्ण लोग हैं, जो दक्ष परिवार के लोग हैं, जो सक्षम है, वही लोग के परिवार के बच्चे वहां पे, लड़कियां और औरतें वहां पे काम कर रही हैं। जो सही मायने में जिनको काम की जरूरत है वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है, क्योंकि उन तक वो जानकारी ही नहीं पहुंच रही है कि वो वहां पहुंचे कैसे। क्योंकि एक जो प्रक्रिया होती है इन सब चीजों में शामिल होने के लिए, तो वो प्रक्रिया ही उनको नहीं मालूम है, तो कैसे उसका लाभ उठा पाएंगे। मैंने कहीं ना कहीं आपको कहना है कि अभी बिहार भी इलिटरेसी से भी पीछा है, पिछड़ा भी वर्ग से भी आता है, बेरोजगारी पूरा यहाँ पे भरा हुआ है। जी, बेरोजगारी तो इतनी ज्यादा भरी हुई कि बच्चे इतने पढ़ के इतना टैलेंटेड है बच्चे और पढ़ रहे हैं, जो उनको उनके टैलेंट के आधार पर उनको जॉब भी नहीं मिल रहा है। अभी का आप देखिए कि जब प्रशांत जी ने 2,000 रुपया वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात कही, तो नीतीश कुमार जी ने 400 के बदले 1100 कर दिए। क्यों और कब, ये भी आप टाइम देखिए। क्यों किया? क्योंकि यहाँ 2,000 कह रहे हैं तो उन्होंने कम से कम 1100 तो किया, लोग इतने पे तो खुश हो गए, जिनको 400 मिल रहा था 1100 मिलने लगा। दूसरा, कब? जब चुनाव नजदीक आ रहा है। इसके पहले उनके दिमाग में ये बात नहीं आई थी। दूसरी चीज कि उन्होंने ये कहा कि भाई स्कूल में बहुत सारे व्यवस्थाएं हम ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? क्या कर दिया आपने? आपने बहुत पहले ही आपने कहा था कि स्मार्ट क्लासेस चलेंगे स्कूल्स में, सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लासेस चलेंगे, बच्चों को टैब दिया जाएगा, बुक के भार से वो बचेंगे, किताबों का भार उनको नहीं लेना पड़ेगा। कितने प्रतिशत स्कूलों में आपने बांटा है ये सारी चीजें? ये भी आप, मैंने ये नहीं कहा कभी भी कि आपने योजनाएं गलत लेकर आई, आपने बहुत अच्छी योजनाएं लेकर आई है। अगर उस योजनाओं पे आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होता, अगर समझाया होता, समझा होता कि ये सारी चीजें सही ढंग से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, आप अच्छे राजा होते। अच्छा, कैसे कर रहे हैं नीतीश कुमार? तो कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं, जब जब मूड बनता है जिसके गोद में जाकर बैठ जाते हैं। तो क्या ऐसे लोग रहेंगे तो बिहार चला पाएंगे? देखिए, उनका अब मुझे जहां तक ये समझ में आ रहा है, आजकल जो उनकी हरकतें हैं, जैसा कि सोशल मीडिया पे वायरल होती रही हैं, जनगण चल रहा है, हमारा राष्ट्रीय गान चल रहा है, उसमें वो हाथ हिला रहे हैं और बातें कर रहे हैं, जबकि सावधान मुद्रा में होना चाहिए। अगर यही हरकत कोई अधिकारी करता है, प्रशासनिक अधिकारी करता है, तो उस पर शो कॉज हो जाता है, उसे कोर्ट मार्शल हो जाता है। तो जो हमारे सीएम है वो अगर इस तरह की घटना कर रहे हैं, हमारे पीएम ने भी ये किया है, अपने राज्य में नहीं किया, अपने देश में नहीं किया है, विदेश में। तो एंथम हमारा जो होता है, राष्ट्रीय एंथम जो होता है, वो हर एक के लिए मायने रखता है। तो आप विदेश में भी जा रहे हो, वहां का एंथम चल रहा है, वहां पे आप चहलकदमी कर रहे हो, तो ये तो आपने उसका अपमान किया ना। तो एंथम का तो अपमान कभी नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। तो एक तो मुझे जहां तक समझ में आता है कि उनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा खो गया है, जिसके वजह से वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। और रही बात इस पार्टी से उस पार्टी में जाने का, तो उनको बस एक ही चीज से प्यार है, अपनी कुर्सी से। कुर्सी उनकी बरकरार रहनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से जाकर रहें। जैसे कि रामविलास पासवान जी का था कि किसी भी पार्टी से वो रहेंगे, मंत्री पद उनको चाहिए, किसी भी विभाग का मंत्री बना दीजिए, लेकिन उनको मंत्री पद चाहिए। और इसी शर्त पे वो किसी भी पार्टी के साथ कोलैबोरेट करते थे। वही चीज इनका भी है। एक अहम सवाल आपसे रहेगा कि अब छपरा विधानसभा क्षेत्र से हैं, छपरा में 10 विधानसभा क्षेत्र आता है, क्या लग रहा है इस बार समीकरण? यहाँ की यादों की समीकरण हमेशा बनी रही है, इस बार क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी से आपके जो जन स्वराज पार्टी है आपका, दिया जलेगा कि नहीं जल पाएगा? देखिए, मैं जब से आई हूँ छपरा में और जब से मैं राजनीति में आई हूँ, तब से मैंने एक बात सुनती आई हूँ कि यहाँ पे या तो राजपूत जीतेगा या यादव जीतेगा, ये दो लोगों का ही
ज्यादा बोलबाला है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने खुद को प्रत्याशी बनाया था लोकसभा में कि ये क्यों, क्या केवल यही दो जात लोगों में ही लोग सक्षम है, लोग सत्ता चलाने के लिए और राजनीति में काम करने के लिए, क्या और लोगों में काबिलियत नहीं है? और इसी के लिए मैंने अपने आप को भी इसमें प्रत्याशी बनाया था। और इस बार की जहां तक मैं बात कहूं तो मैं प्रशांत जी से बस यही कोशिश करूंगी कि इस समीकरण को जो है वो तोड़े, ना तो यादव को यहाँ पे निकलेंगे और ना राजपूत को निकलने दें, वो किसी ऐसे व्यक्ति को निकलने दें। और गुप्ता भी आके मतलब बनिया समाज भी जो है यहाँ पे आके कुछ नहीं किए, है ना। हमारे पूर्व के जो सांसद रहे हैं रूडी जी, वो केवल चुनावों में ही नजर आते हैं, उसके अलावा वो कभी नजर नहीं आते हैं। तो इस तरीके के लोग जब आएंगे सत्ता में, और आज के डेट में ऐसे लोग भरे पड़े हैं, समाज के लिए समर्पित होकर काम करने की जिसके अंदर क्षमता हो, वैसे प्रत्याशी को वो चुने और उसको चुन के वो लेकर आए। और निश्चित है कि यहाँ पे दिया क्या, यहाँ लालटेन और ट्यूबलाइट सब जलेगा। एक आम सवाल रहेगी कि आपने कहा कि छपरा विधानसभा ही नहीं 243 सीटों में वही लोग आज तक चुनाव लड़ते आए हैं जो बाहुबली हैं, जो धन बली हैं, और जिनके घर में खानदान से खानदान राजनीतिक से आता रहा है। उन्हीं को, चाहे राजद हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे लोजपा हो, ये सभी पार्टियां मिलकर उन्हीं को लोग टिकट देता है, चाहे वीआईपी हो चाहे हम पार्टी हो, इन्हीं लोगों को टिकट देता है। आखिर दूसरा कार्यकर्ता नहीं दिखता क्या? दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता कि जो उस क्षेत्र में विकास करे, उस क्षेत्र में वो आए तो बेहतर काम करे? आखिर क्यों ऐसा होता है? 243 सीटों की ये रणनीति है। देखिए, ये यही तो विडंबना है हमारी राजनीति की, हमारे बिहार की राजनीति में, या मैं कहूं कि पूरे देश में यही चल रहा है कि जो बाहुबली है, जिसके पास धन है वही निर्धन है, जिसके पास धन है वही निर्धन है, और उसी को निर्धन समझ के लोग प्रत्याशी बना देते हैं। लेकिन जो सही मायने में निर्धन है, लेकिन उसके पास क्षमता है, उसके पास ये सोचने की क्षमता है, ये समझने की क्षमता है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम कैसे समाज का विकास कर सकते हैं, कैसे लोगों को अपने हक के लिए उनके मांग उनको पूर्ति कर सकते हैं, तो वैसे लोगों को साइड कर दिया जाता है। क्योंकि बहुत, मैंने सभी पार्टियों में लगभग मैंने देखा है कि कार्यकर्ता एक से एक कार्यकर्ता है लोग वहां पे, और पूरे एकदम निष्ठा से लगे रहते हैं। लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो कुछ लोग पैसे वाले आ जाते हैं और उनको जो है वो टिकट देके, वो जो इतने सालों से मेहनत करके रखे हैं समाज में और लोगों के बीच में, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। मेरे साथ भी पप्पू यादव जी ने यही किया था। आज मैं बताना चाहूंगी सबके सामने में, मैं जिला अध्यक्ष थी जब, उस समय में जेपी यादव गरखा के वो आए, उन्होंने अपना पैसा दिखाया, मेरे पास पैसा नहीं था। मैं आज भी, मेरे पास पैसा नहीं है, न गाड़ी है, कोई सुविधा नहीं है। मुझे जहां मौका मिलता है, जैसे मिलता है, मैं अपने अगर साधन से बोलूं तो ऑटो से या पैदल भी जाती हूँ। लेकिन गाड़ी अगर पार्टी की तरफ से मुझे मिलती है तो ही मैं कहीं दूर जा पाती हूँ, उसके अलावा मेरे पास कोई साधन नहीं है। तो उन्होंने उसे जिला अध्यक्ष बना दिया और मुझे प्रदेश महासचिव का पद देकर कहा कि आप यहाँ आ जाओ, आपकी जरूरत यहाँ है। सिर्फ पैसे के दम पे जेपी यादव को वो पद दिया गया, जबकि मैंने मना किया था। मैं बोली कि मुझे अभी जिला अध्यक्ष रह के ही बहुत सारा काम करना है, जिला में ही करना है, मुझे रहने दीजिए। उन्होंने जबरदस्ती मेरे से वो पद छीना, और ये मुख्य कारण रहा मुझे उस पार्टी को छोड़ने का। और दूसरा तो वो विलय करने वाली बात जो मैंने पहले बताई, वो कारण रहा। जाते थे प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़ी हैं जन सुराज के, जाते थे तमाम बिहार वासियों को, छपरा वासियों से क्या अपील और निवेदन करेंगे? आप एक महिला है, महिलाओं की बात अच्छी तरीके से समझती हैं, चाहे अपना बेटा भातार के बात ना समझे, लेकिन महिलाएं की बात जरूर समझती हैं, महिला एक महिला की बात जरूर समझती हैं। तो तमाम महिलाओं से क्या अपील करेंगी? देखिए, मैं तमाम महिलाओं से, पूरे बिहार की सभी महिलाओं से मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप आगे आओ। अब तक आपको जो पुरुष हैं, वो पुरुष वर्ग जो है वो महिलाओं को पीछे रखता है, लेकिन अब आपकी बारी है। अब आप हिम्मत दिखाओ और पुरुषों को अपने पीछे रखो और खुद आगे बढ़ के आओ, और बढ़ चढ़ के आप अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आवाज उठाओ, लड़ो। और अगर मौका लगता है, अगर कोई पार्टी आपको टिकट देती है, तो आप जी जान लगा दो और लड़ जाओ और दिखा दो कि औरतों में जितनी क्षमता है उतने पुरुषों में नहीं। आपके पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या मिला है? तमाम महिलाओं से क्या अपील करेंगी?
पार्टी का चुनाव चिन्ह इस बार जो चुनाव चिन्ह मैं काफी सालों से चुनाव में देखती आ रही हूँ, कभी गले का हार, कभी बैंगन, कभी गोभी, ये सारी चीजें मिलती आई हैं। तो इसका क्या मन की महत्व है? कोई महत्व नहीं है, लेकिन ये एक चुनाव चिन्ह बन गया। तो मैं हमेशा से सोचती थी कि ऐसा चुनाव चिन्ह क्यों, कोई ऐसा चुनाव चिन्ह होना चाहिए जिसमें लोगों का भावनात्मक एक अटैच होना चाहिए। एक उसमें एक जैसे कि एक मसाल का एक सिंबल था, है ना। ये हाथ और ये कमल का फूल, ये सब कुछ नहीं, कोई मायने नहीं रखता है। कमल का फूल ठीक है, हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, लेकिन इसका क्या औचित्य है? फूल लेके लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं। हाथ दिखा के क्या करेंगे? कुछ नहीं। लेकिन ये जो स्कूल बैग मिला है जनसुराज को, ये इतना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ही आप ये जनसुराज जीत गई। इस चुनाव को चिन्ह को लेने से ही जनसुराज जीत गई, क्योंकि चुनाव चिन्ह जो मिला है इस बार जनसुराज को, स्कूल बैग, इससे आप ये साबित कर सकते हैं कि स्कूल बैग आपका चुनाव चिन्ह है। इस चुनाव चिन्ह पे अगर आप वोट देते हैं और इसको जीतने का मौका देते हैं तो आपके बच्चों का भविष्य सुनहरा होगा। वो स्कूल में पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और आपका जो अभी तक जीवन रहा है उस जीवन से वो आपको उबारेंगे। तो इसलिए ये चुनाव चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं सभी जनता से एक यही अपील करूंगी कि इस बार केवल स्कूल बैग पे ही अपना वोट करें। और जो भी वोटर्स हैं उनसे मैं एक निवेदन करूंगी कि जिस समय, क्योंकि लास्ट मोमेंट में माइंड सेट होता है वोटर्स का, जब वो वोट देने के लिए बटन दबाने के लिए, ईवीएम का बटन दबाने के लिए जाते हैं ना, उस टाइम पे उन्हें क्लिक करता है कि किसको वोट देना है, वो टाइम। तो उस टाइम पे मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूंगी कि 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने बच्चों का चेहरा याद करेंगे और उसके भविष्य के बारे में सोचेंगे। उन्हें याद आ जाएगा कि उनको किनको वोट देना है और वो उस बटन को दबा देंगे। तो इस बार देखिए कि क्या होता है। ऐसा बदलाव आएगा ना कि सभी को समझ में आ जाएगा कि बदलाव क्यों जरूरी है। अभी हमारे साथ आरती साहनी से बातचीत हो रही थी। ने साफ तौर पे कहा कि स्कूल का बस्ता बिहार की रास्ता बना सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के बिगल सभी लोग फूंक दिए हैं। तमाम प्रत्याशी है, 243 सीटों पे सभी पार्टी दलों के नेता लोग पहुंच रहा है, सभी पार्टी के विधायक लोग भी पहुंच रहा है। आखिर जनता की क्या उम्मीद है, जनता किनको वोट करेगी, जनता किनको सपोर्ट करेगी? अभी चुनाव है, अभी बाकी है, लेकिन एक सभी जनता से मैं निवेदन करूंगा कि समय आ चुका है आपको अपनी ताकत को दिखाने के लिए, समय आ चुका है आपको अपनी आवाज को बुलंदी पहुंचाने के लिए, समय आ चुका है अब आपके अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। तो आप सोच सकते हैं किनके ऊपर आपको वोट करना है, इस बार कौन आपका विधायक बनेगा ये भी आप सोच सकते हैं, और किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकते हैं ये भी आप एक बार जरूर सोचकर वोट करें, ताकि बिहार परिवर्तन की रास्ता की ओर आगे बढ़े और आपका विधानसभा क्षेत्र जो है परिवर्तन की ओर आगे बढ़े। तो जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।